आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी को आधार बनाकर मैं आज की वीडियो में सब्जेक्टिव का जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में हूबहू उसी प्रकार से 40 मार्क्स का क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सब्जेक्टिव का लाइए, तो मैं इसीलिए इस वीडियो को लाया हूँ क्योंकि बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाना है, उसको भी करवाऊँगा। इस सेट में क्या आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सेक्शन वाइज पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन ए में देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। ठीक है, और किस प्रकार से आपको आंसर देने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आंसर नहीं आते हैं तो फिर उसका जवाब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। इसी साथ आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करते हैं। वहाँ पर मैं आपको क्या कर दूंगा, अगर इस सब्जेक्टिव का और 4 सेट बचे हुए, ठीक है, ये 4 सेट अगर आपको नहीं प्रोवाइड करा सकूंगा अगर वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लेना है तुरंत। वहाँ पर मैं आपको सारा PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहते हो, ठीक है, यानी अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो सब्जेक्टिव में, तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक को भी जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे आप कवर कर लीजिएगा 2009 से लगभग 2020 तक, उससे ज़्यादा नहीं। इतना अगर आप कवर कर लेते हो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर इससे भी ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो तो आप वर्मा गेस्ट पेपर पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन समय कम है तो आप कम से कम वर्मा का गेस्ट पेपर से, या फिर अगर वर्मा नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से। अगर क्वेश्चन बैंक भी नहीं है तो कम से कम ये जो 5 सेट का PDF मैं आपको दूंगा, इसका कम से कम सोल्यूशन करके जाना है। ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का सब्जेक्टिव एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या आपका, आयु संभावित क्या है। यहाँ पर देखिए आंसर एकदम सिंपल भाषा में है, मैं आपको सिर्फ पढ़ के बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए क्या इसका उत्तर, आयु संभाविता क्या है, यह एक जनसंख्या संकल्पना है जो बहुत जटिल होती है। इसे पता चलता है कि एक व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी गणना एक विशेष क्षेत्र में, ठीक है, कहीं पर एक क्षेत्र को निर्धारित कर दिया जाता है और उस जगह पर निश्चित अवधि के यानी एक खास समय के बीच में आयु विशेष की मृत्यु दर द्वारा पता की जाती है। ये आपका आयु संभाव्यता। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पत्नी स्थानिक और पति स्थानिक परिवार में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर पत्नी स्थानिक, ये यहाँ पर स्थान वर्ड आ रहा है, यहाँ पर भी स्थान वर्ड आ रहा है, पति स्थान। तो ट्रिक समझिए इसको लिखना कैसे है सब्जेक्टिव में। पत्नी के स्थान में और पति के स्थान में कहीं ना कहीं आपको कुछ दिमाग में आ रहा है। मतलब जब क्या होता है, किसी भी समाज में अगर शादी विवाह होता है तो पत्नी स्थानिक वाला परिवार में होता क्या है, दोनों पति पत्नी पत्नी के घर में रहेंगे। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, शादी ब्याह होके वो क्या करते हैं, पति के घर में चले जाते हैं ना, उसकी विदाई होकर। लेकिन यहाँ पर पत्नी स्थानिक में क्या आपका, पत्नी के घर के स्थान में रहेंगे, यानी देखा जाए तो पत्नी के घर में रहेंगे। और जस्ट पति वाला जो वर्तमान में चल रहा है, यानी शादी ब्याह के वर वधू पति के घर में रहेंगे। यहाँ पर वही चीज़ दिया, मैं आपको पढ़कर डिटेल से बता रहा हूँ। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मामले में पत्नी स्थानिक और पति स्थानिक होते हैं। ठीक है, विवाह के पारिवारिक प्रथाओं के मामले में ये दोनों होता है। पत्नी स्थानिक में नवविवाहित यानी नया नया जो जोड़ा विवाह होकर आता है वधू के माता पिता के साथ रहता है। किस कैटेगरी में, पत्नी स्थानिक में। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। और दूसरी स्थिति में यानी पति स्थानिक में वर के माता पिता के साथ रहते हैं। तो आप अपनी भाषा में जितना अगर लिखोगे आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि किताबी रट्टा मार के जाइएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विषमता क्या है। सामाजिक विषमता मतलब होता है समाज में जो भेदभाव होता है वो भेदभाव के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन संपदा यानी जमीन जायदाद, स्वास्थ्य, शक्ति जैसे मूल्यवान साधन यानी संसाधन जब दूसरों की अपेक्षा अधिक होते हैं तो अवसरों की विषमता भी पैदा हो जाती है जो एक समान विकास का एक मौका नहीं देती है। कहने का मतलब है समाज में 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक कैटेगरी के लोगों के पास सारी संसाधन की सुविधा होती है, उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास संपत्ति होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, पावर होता है उनके पास, है ना, पहुंच होता है।
कीमती कीमती संसाधन जैसे कि कार वगैरह, गाड़ी, फैक्ट्रियाँ वगैरह, ये सारे चीज़ होती है, लेकिन दूसरे कैटेगरी के लोग के पास ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक विषमता उत्पन्न हो जाती है। यही यहाँ पर दर्शाया गया है, लिखा गया है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, विषमता पैदा हो जाती है। तो कम से कम आप यहाँ तक याद कर लीजिएगा, इधर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दोहरी नागरिकता क्या है। अगर कोई एक व्यक्ति को दो जगह का नागरिकता मिल जाए तो वही दोहरी नागरिकता कहलाता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दोहरी नागरिकता एक राजनीतिक व्यवस्था है। संवैधानिक या कानून यानी संविधान का या फिर कानून का अधिकार है ये। यह व्यवस्था या कानून किसी राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में यानी एक ही समय में दूसरे राज्य का नागरिक बनाने की अनुमति दे देता है। उदाहरण के लिए इस कानून के तहत यहूदी जाति के अमेरिकी लोगों को एक साथ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए दोनों की नागरिकता प्राप्त होती है। इसे ही दोहरा नागरिकता कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, हित समूह से आप क्या समझते हो। तो एक ऐसा संगठन या समूह जो अपने हित के लिए बनाया जाता है उसी को हित समूह कहा जाता है। बस इतना लिखना है, यहाँ पर जो लिखा है ना इसको मत लिखना, ठीक है। जो मैंने अभी बताया उसको दोबारा रिपीट करके सुन सकते हो पीछे करके, और उसी को लिख देना है आपको कॉपी में, और कुछ नहीं है। इसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर जोड़ देना है कि उदाहरण के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, दुकानदार, किसान, मजदूर आदि के विभिन्न प्रकार के हित होते हैं जिनके समूह गठित होते हैं ना अपने अपने हित के लिए। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, अमिता रॉय कौन है। अब अमिता रॉय के बारे में आप जैसे तैसे नहीं लिख सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको याद करना पड़ेगा पूरे डिटेल से। अगर याद नहीं होता है तो कम से कम 7 में से कोई जो भी याद है 5 वही आप लिखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अमिता रॉय ने 1944 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रसिद्ध संपर्क एवं चलचित्र समालोचक के रूप में कार्य करना शुरू किया। फिर ये BBC, BC एवं प्रसारण की अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में चली गई। ये महिला पत्रकारों में वरिष्ठ है। फिल्म, रेडियो और दूरदर्शन समालोचनाएं एवं मुख्य समाचार पत्रों के स्तंभ लिखने के लिए ये जानी जाती है। बस इतना सा आपको लिख देना है। आगे यहाँ पर देखिए 7 नंबर, फोर्ट विलियम की स्थापना कब और कहाँ हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1698 ईस्वी में। आप इसको देख लीजिएगा एनसीईआरटी में डेट में, क्या ये सही है कि गलत है, मुझे नहीं लग रहा है ये सही है, लेकिन फिर भी आई थिंक देख लेना है। 1698 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे ही फोर्ट विलियम यानी कोलकाता नगर में स्थापित हुई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य रक्षा और इसके लिए सैन्य बल को गठित करना है, ठीक है। निकटस्थ खुला क्षेत्र था जहाँ सैन्य बलों के डेरे थे, ठीक है। उसे ही कलकत्ता नगर का केंद्र बनाया और यहीं से शहर का विस्तार एवं विकास हुआ। आगे यहाँ पर देखिए खंड खा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो खंड खा में क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें यानी ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। तो इसमें आपको 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आपको 3 पॉइंट जरूर याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या आपका, संयुक्त परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला पॉइंट क्या आपका, बड़ा आकार, ठीक है। बड़ा आकार कहने का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं जिससे इसके सदस्यों की जो संख्या होती है वो अत्यधिक होती है, जिसके परिणाम इसका आकार भी बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट क्या आपका, सामान्य निवास। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं यानी मिलजुल के रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। आगे यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, सामान्य रसोई। कहने का मतलब है पूरे परिवार का जो खाना बनता है एक ही रसोई घर में बनता है, ठीक है, जिसमें पका भोजन सभी सदस्य खाते हैं। ये पॉइंट मत लिखना, ये अजीब लग रहा है क्योंकि अरे यार कौन कच्चा भोजन खाता है। तो यहाँ पर जरूरत थोड़ी ना कि ज्वाइंट फैमिली में सब पके भोजन खाते हैं और अनज्वाइंट फैमिली में कच्चा भोजन खाता है। तो यहाँ पर ये वर्ड मत लिखना, आप सिर्फ यहीं तक लिखना आपको, रसोई घर होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त संपत्ति यानी एक परिवार का जो होता है वो संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है, ठीक है, एक साथ होता है, जिस पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति उससे ही होती है ना। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कर्ता। कर्ता का मतलब होता है उस संयुक्त परिवार का मालिक, यानी संयुक्त परिवार का एक कर्ता होता है यानी मालिक होता है जो परिवार का वयोवृद्ध यानी बूढ़ा आदमी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, आदिम समाज में युवा गृह के महत्व का वर्णन करें। युवा गृह का महत्व चलिए देख लेते हैं क्या क्या महत्व है, सीधा पॉइंट वाइज आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या आपका, यह एक शैक्षणिक संस्था है जिसमें समूह की संस्कृति, परंपरा, विश्वासों आदि के अनुसार व्यवहार करना सिखाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, यह जनजातीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों से युवक युवतियों को बचपन से ही परिचित करार संस्कृति की रक्षा करता है। अगला पॉइंट क्या आपका, इसके अंतर्गत सदस्य सामूहिक रूप से कार्य करते हैं जिसमें पारस्परिक स्नेह, सद्भाव तथा एकता की भी भावना को प्रोत्साहन मिलता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, युवा गृह आमोद प्रमोद एवं मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है जिसके परिणाम युवकों के जीवन में निरस्तता और निराश उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट भाई याद तो करना होगा
चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना 3 नंबर वाला, तो कम से कम 3 पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा जो भी सिंपल है। आगे यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सामाजिक स्त्रीकरण की संक्षिप्त चर्चा करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस वीडियो में, यानी पिछले वीडियो में, उसमें से एक क्वेश्चन गलत हुआ था कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है उसका आधार क्या होता है। तो 4 ऑप्शन था, जिनमें से 2 ऑप्शन था, एक परिवार और दूसरा जाति था। ठीक है, तो इसमें से मैंने उत्तर बता दिया था परिवार, जो रॉन्ग है। इसका उत्तर होगा जाति। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के 2 मुख्य रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला, जाति एक व्यक्ति के जन्म से निर्धारित होता है, यानी एक जात। ठीक है, और ये जन्म के द्वारा निर्धारित होता है कोई भी जाति। परंतु एक होता है वर्ग, वर्ग जन्म पर निर्धारित नहीं होता। वर्ग कहने का मतलब है जैसे समाज में कई वर्ग बटे हुए, जिसे बोला जाता है सबसे निचला वर्ग, उसके बाद बोला जाता है मिडिल क्लास फैमिली, तो वही हो गया वर्ग। इसके बाद हाई क्लास फैमिली। तो ये सारे वर्ग है, ये जन्म के आधार पर नहीं होता है, ये पावर, पैसा, रुपया, धन, ये सारे चीज़ के आधार पर होता है। लेकिन जाति जो होता है वो जन्म के आधार पर होता है। वही चीज़ यहाँ आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वर्ग व्यवस्था में एक व्यक्ति अपने धन, आय और समाज में स्थानों के अनुसार स्त्रीकरण में ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त करता है। अभी मैंने बताया, पैसा जिसके पास ज़्यादा वो हाई क्लास, जिसके पास पैसा थोड़ा सा कम वो मिडिल क्लास, जिसके पास पैसा एक भी नहीं वो सबसे लो क्लास। तो वही चीज़ है यहाँ पर, क्लास की जो बात हो रही है, क्लास मतलब वर्ग ही ना होता है, तो वही चीज़ है। ठीक है, मैं आपको अपनी भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ कि आज के डेट में बता रहे, अगर आप इसे याद करने के लिए बैठिएगा तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो समझ के अगर जाइएगा तो कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा। आगे यहाँ पर देखिए, यह जाति व्यवस्था के अंतर्गत संभव नहीं है। कौन सा संभव नहीं है, कि जैसे वर्ग में होता है पैसे के अनुसार कोई भी जाति बड़ा जाति थोड़ी ना बनता है, वो तो भाई जन्म के आधार पर होता है। तो एक व्यक्ति अपनी वर्ग स्थिति को अपने व्यवसाय, बल या धन के सहारे परिवर्तन कर सकता है, वर्ग को बड़ा या छोटा, लेकिन जाति व्यवस्था को सामान्यता बंद माना जाता है, एकदम फिक्स। पैदा लिया तुमने जिस जाति में वही जाति के हो, तो वही चीज़ है यहाँ। सशक्तिकरण और पश्चात्यकरण की प्रक्रिया के द्वारा गतिशीलता हमेशा ही संभव है। वर्ग संरचना में एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार अपने व्यवसाय को इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारत में स्त्री और पुरुष के अनुपात की व्याख्या करें। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, आयु विशेष से संबंधित स्त्री पुरुष अनुपात का लेखा जोखा भी जनसांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के स्त्री पुरुष अनुपात को बाल स्त्री पुरुष अनुपात समझा जाता है, यानी 6 साल। ठीक है, यानी जब से जन्म अगर लिया है और 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष है उसका अनुपात क्या हो जाता है, वो कि वो एक बाल स्त्री पुरुष है। ठीक है, सभी आयु वर्गों के समग्र स्त्री पुरुष अनुपात से बाल स्त्री पुरुष अनुपात सामान्यतः बहुत ऊंचा रहता है, लेकिन अब उसमें ह्रास होते जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका भारतीय स्त्री और पुरुष के अनुपात के बारे में। चलिए आगे यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, जातिवाद सामाजिक एकता में वादक है। कैसे, यानी जातिवाद आप लोग जानते हो ना, सामाजिक में एकता को तोड़ने वाला ये जातिवाद क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है डिटेल से। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर, जातिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक जाति के लोग दूसरों की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे कि अगर हिंदू और मुस्लिम में अगर तनावपूर्ण हो जाता है तो हिंदू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो मुसलमान भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो यही चीज़ तनाव जातिवाद में होता है। ठीक है, और अपनी जाति का सहारा लेकर अन्य जाति के मानने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगता है। जातिवाद घृणा और हिंसा को जन्म देता है। यह प्रवृत्ति निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। इस पर सोच विचार होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जहरीला बीमारी है। ठीक है, अगर ये चीज़ खत्म ना हुआ तो आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है जातिवाद में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, एक सोची समझी शरारत के द्वारा भी जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब अफवाह के द्वारा भी, कि चलिए मुसलमान लोगों को मारा गया कहीं पर, बस झूठा अफवाह, झूठी अफवाह। आजकल सोशल मीडिया में जानते हो कैसे कैसे वीडियो वायरल होते हैं, कैसे कैसे न्यूज़ वायरल होते हैं। तो ये झूठी अफवाह के द्वारा भी, यानी शरारत के द्वारा भी ये सारे जातिवाद का लफड़ा फैलाया जाता है। यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, जो कि सिर्फ राजनीतिक सत्ता को हथियाने और आर्थिक सुविधा को पाने के लिए अनाधिकार चेष्टा से जुड़ा रहता है, मतलब उसी के लिए सारा खेल किया रहता है। जातिवाद मानसिकता वाले भोले भाले लोगों की भावनाओं को भड़काकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक मतभेद पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर लिख दीजिएगा, अपनी भाषा में नंबर 100% मिलेंगे। आगे यहाँ पर देखिए 13 नंबर, सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिक कारक की भूमिका क्या है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर। सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिक कारक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रौद्योगिक विकास आधुनिकीकरण का आवश्यक आधार है।
किसी समाज में आधुनिकीकरण तभी होता है जब औद्योगिक उत्पादन, कृषि, नए तरीकों, संचार के उन्नत साधनों और नए नए आविष्कारों के द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगते हैं। औद्योगिकीकरण के पूर्ण परिणाम समुदाय के लोग अपने पुराने रीति रिवाजों से चिपके हुए थे, किंतु प्रौद्योगिक आरंभ होने यानी प्रौद्योगिक जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही उनका दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव हुआ। ठीक है, आज के समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिस पर इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव ना पड़ा हो। कहने का मतलब है जैसे पहले खेती लोग करते थे, किसान जो होते थे वो पुराने औजारों से खेती करते थे, है ना, लेकिन जैसे ही प्रौद्योगिकी बढ़ा, प्रौद्योगिकी मतलब होता है जो नए नए तकनीक सुविधा आया, ट्रैक्टर वगैरह जो भी सामान आए वो सारे चीज प्रौद्योगिकी के द्वारा हुआ। तो ये सब आने के बाद बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ कृषि क्षेत्र में। यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ प्रौद्योगिकी कारक के कारण। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। राष्ट्रीयता तथा लोकतंत्र, इन दो विचारों का उदय पश्चिम में ही हुआ और शीघ्र ही इन विचारों ने सारे संसार को प्रभावित किया। भारत में ये विचार पश्चिमीकरण के माध्यम से आए। पश्चिमीकरण से भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास तेज हुए। ठीक है, 1828 ईस्वी में बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। खान पान, वेशभूषा, शिष्टाचार के तरीकों तथा व्यवहार के ढंगों में परिवर्तन हुआ। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साहित्य में परिवर्तन हुआ। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आपको पॉइंट वाइज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, पूरी डिटेल से नहीं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा वीडियो में हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ग्रामीण समुदाय एवं नगरीय समुदाय में अंतर स्पष्ट करें। तो जो ग्रामीण समुदाय है और नगरीय समुदाय जो होते हैं, शहर में रहने वाले समुदाय, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे लिखना है देखिए यहाँ पर। तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर को स्पष्ट करने के लिए समाज शास्त्रियों ने अलग अलग आधार को प्रस्तुत किया है। तो कौन सा आधार है, पहला देखिए व्यवसाय। ग्रामीण के लोग कैसे व्यवसाय करते हैं, तो वो पूरा कृषि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और ग्रामीण समुदाय मूल रूप से कृषक समाज होते हैं, इसके अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। जबकि नगरीय समुदाय व्यापार और उद्योगों का केंद्र होता है, यानी फैक्ट्रियों में काम करते हैं वगैरह वगैरह। नगरों में हमेशा बड़े बड़े उद्योग धंधों और व्यापार प्रतिष्ठानों की स्थापना होती रहती है। तो ये आपको लिखना है। आगे यहाँ पर देखिए पर्यावरण में क्या है, दोनों में डिफरेंस। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में पर्यावरण संबंधी क्या क्या डिफरेंस है। तो ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण के निकट होता है ना, इधर गाँव में क्या होता है, जंगल झाड़ वगैरह ये सारे कुछ होते हैं, पेड़ पौधे, लेकिन शहरों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इनका प्रकृति से सीधा संपर्क होता है गांव वाले का। जबकि नगरीय समुदाय अप्राकृतिक पर्यावरण के निकट होते हैं, है ना। तीसरा नंबर क्या आपका, समुदाय का आकार। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में आकार संबंधी भेद होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, ग्रामीण समुदाय आकार की दृष्टि से छोटा होता है, ग्रामीण का जो समुदाय होता है वो छोटा होता है, जबकि नगरीय समुदाय तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। नगर में व्यापार, उद्योग, शिक्षा, रोजगार आदि के सुविधा भी होती है। चलिए आगे देखिए 4th नंबर पॉइंट, जनसंख्या घनत्व। जी हाँ, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में जनसंख्या का भी अलग अलग भेद है, डिफरेंस है। ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, जबकि नगरीय समुदाय में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण जिनका इतना अधिक होगा, प्रति वर्ग मील जनसंख्या उतना ही अधिक होगा। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट वाइज आपको याद करना, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में डिटेल से लिख देना अपनी लैंग्वेज में, बस। उसके बाद देखिए आपका नंबर नहीं कटेगा अगर राइटिंग अच्छा रहा तो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जनजातीय समाज की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। जनजातीय समाज के बारे में पूछा गया। ठीक है, जनजातीय कहने का मतलब है जंगल में रहने वाले जाति यानी लोग, उसके समाज के बारे में विशेषता। तो क्षेत्रीय समूह क्या है, जनजातीय का एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, मतलब उसी जगह पर फिक्स है कि वहीं पर रहेंगे। जंगल में है तो जंगल में ही रहेंगे। कुछ जनजातियां आजीविका उपार्जित करने के लिए स्थान परिवर्तन भी करती रहती है, लेकिन इसके बाद भी वे किसी न किसी निश्चित क्षेत्र में ही अपना जीवन व्यतीत करती है। आगे यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट, समान भाषा। एक जनजाति के सभी सदस्य समान भाषा बोलते हैं। भाषा की यही समानता उनमें समानता की चेतना उत्पन्न करती है तथा इसी के द्वारा उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आपका, बड़ा आकार। अनेक क्षेत्रीय समूह की तुलना में जनजातीय एक बड़े आकार का मानव समूह है। एक जनजाति के सदस्यों की संख्या लाखों में होती है। सोच लीजिए, कुछ जनजातियां ऐसी भी होती है जिनकी सदस्य संख्या 30 लाख या इससे भी अधिक होती है। अगला पॉइंट है आपका अंतर्विवाही समूह। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक जनजाति में सदस्यों को केवल अपनी जनजाति के अंदर ही विवाह का संबंध स्थापित करना अनिवार्य होता है। इसके जनजाति की बाहरी समूह से एकदम पृथकता बनी रहती है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, इसको अपने से पढ़ लीजिएगा डिटेल से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संप्रदायवाद के संकट को स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पर
सिंपल भाषा में समझिए, बहुत ही लॉजिकल आंसर देना है। अगर आपको संप्रदायवाद क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आने के बाद समझ में नहीं आ रहा आंसर कैसे लिखे, आप भारत देश में जो भी संप्रदाय होते हैं, मुस्लिम और हिंदू में झगड़े वगैरह, ये सारे जो भी चीज़ होते हैं राजनीतिक पार्टियों के चलते जो दंगे होते हैं, इसके बारे में आपको विश्लेषण करके लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ है संप्रदाय का संकट। आपको मैं यहाँ पर पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या आपका, सांप्रदायिक संगठन। हमारे देश में आरंभ में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ही दो ऐसे सांप्रदायिक संगठन थे, जो हिंदुओं और मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों के भी ऐसे ही संगठन की संख्या बढ़ी है। ये संगठन अपने धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों को संगठित करते हैं और अन्य धर्मों और संप्रदाय के प्रति घृणा और विद्वेष का प्रचार करते हैं तथा अपने हितों का क्या करते हैं, ये साधते हैं। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दूसरा टॉपिक, धार्मिक कट्टरता। मतलब इसमें क्या होता है, धर्म में बहुत ज़्यादा कट्टरता होती है। ये इस तरीके से आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। आगे देखिए सांस्कृतिक विभिन्नता है। कहने का मतलब है भारत देश में जितने भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी का रीति रिवाज एक दूसरे से अलग है, इनकी संस्कृति अलग है। ये सारे चीज़ यहाँ पर आपको डिटेल से लिख देना। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप टेलीग्राम में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 18 नंबर, जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तनों का उल्लेख करें। अब क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वर्तमान में, वो आपको उल्लेख करना है, तो मैं आपको इसको डिटेल से पढ़ के बता दे रहा हूँ। भारत में जाति व्यवस्था का रूप एक जैसा नहीं है बिल्कुल। अपने आरंभिक काल से लेकर विभिन्न स्तरों में जाति व्यवस्था की संरचना तथा नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, वैदिक काल में यहाँ जाति जैसी किसी भी व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। उत्तर वैदिक काल में चतुर्थ वर्गीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्था कायम हुई। हर्षकालीन भारत में जातीय के विभिन्न विभाजन तथा इनके संबंधित नियमों का भी व्यापक रूप विरोध हुआ। मध्यकालीन में राजनीतिक अस्थिरता तथा ब्राह्मण पुरोहितों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण जाति व्यवस्था को फलने फूलने के सबसे अधिक अवसर मिले। उसके बाद इसी युग में कबीर, चैतन्य, वल्लभाचार्य और रामानुजन जैसे संतों ने जाति से संबंधित ऊंच नीच की कूट आलोचना की। मतलब उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बोला गया और सामाजिक समानता को बरकरार रखने का प्रयास किया। गुरु नानक ने जातिगत पाखंडों के विरोध में भी इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। ब्रिटिश काल में भी स्वतंत्र आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी तथा अनेक दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने जाति के बारे में व्यक्तिगत असमानताओं का लगातार विरोध किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट और भी आप इसे पढ़ सकते हो डिटेल्स। तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है, और अन्य सेट का भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि कल जो आप लोग एग्जाम देने वाले हो 100% वहां पर तोड़कर और फोड़कर आना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं भी आता है उससे रिलेटेड कुछ भी आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते समय हमेशा याद रखना समय क्या हो रहा है, क्योंकि समय का पता नहीं चलता है। अचानक लगता है कि 10 मिनट बचा हुआ और आपको तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।